साथियों, कैसे आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेकर आए हैं जो कि हमारे भारत के या फिर दुनिया भर के किसानों से संबंधित है। क्या फर्टिलाइजर का कोई संकट आने वाला है हमारे देश पे, भारत पे या फिर दुनिया भर में? तो ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रूस, चाइना समेत कई देशों ने ऐसा फैसला लिया है कि फर्टिलाइजर जो है एक्सपोर्ट करना बंद करेंगे। मतलब बैन कर दिया है उन्होंने अपने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पे। यानी जो जो कंट्री फर्टिलाइजर भेजते थे दूसरे कंट्री को, उसमें अब रुकावट पैदा होंगी। ये चीज हुआ है बहुत से, मतलब मार्च में ही हुआ है, 19 मार्च और 24 मार्च को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जान रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है भाई, तो वॉर चल रहा है किसके बीच, तो इसराइल और ईरान के बीच। इसराइल ईरान का वॉर की वजह से क्या हो रहा है, आप लोगों को सबको पता होगा कि तेल के दामों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा है। यानी कोई कोई कंट्री में इस अभी तक तो बहुत सारा, मतलब बहुत ज्यादा दाम भी बढ़ चुका है। हमारे भारत में भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा भारत की इस वॉर की वजह से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं इस भारत में भी संकट पैदा हो सकते हैं, ऐसा संभावना हो सकता है। क्योंकि वॉर जो है, इसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हमारे भारत में, चीजों का दाम बढ़ा जा रहा है ना। तो जो तेल का जो दाम है वो आसमान छुएगा एक ना एक टाइम पे, है ना। क्योंकि ये अगर वॉर नहीं रुका, तेल का दाम भी नहीं रुकेगा, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों का भी दाम बढ़ सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि फर्टिलाइजर शॉर्टेज क्या सच में होगा। क्या फर्टिलाइजर से हम लोग को, जो फर्टिलाइजर है वो क्या हमारे भारत देश जो है उतना फर्टिलाइजर नहीं बना पाता है कि दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है? क्या उतना फर्टिलाइजर हम आज भी नहीं बना पा रहे हैं, या फिर जितना बना रहे हैं उससे हमारा काम नहीं हो पा रहा है? तो इसके लिए फर्टिलाइजर हम लोग मंगा रहे हैं बाहर से, बाहर देश से। तो आज के सेशन में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजर शॉर्टेज होगा या फिर नहीं होगा। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे जो है, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि पैनिक क्रिएट करना, बस एक नॉलेज के लिए, बस आपको जानकारी देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो जाएगा, ये वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और हम ये लास्ट में बताएंगे कि क्या भारत पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या भारत फर्टिलाइजर का शॉर्टेज यहाँ पे भी हो सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा, हम लोग को ये पता है कि वॉर की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो क्या फूड क्राइसिस, जो अभी दुनिया भर में बात चल रही है कि फूड क्राइसिस भी हो सकते हैं, भूखमरी भी आ सकती है इस वॉर की वजह से, इस लोगों के डिसीजन की वजह से, इसके डिसीजन की वजह से क्या फर्टिलाइजर बैन होगा तो फूड क्राइसिस भी हो सकते हैं। ऐसा ऐसा जो है ग्लोबल डिस्कशन चल रहा है बहुत सारी जगहों पे कि फूड क्राइसिस आ सकते हैं और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है इस वॉर की वजह से, इन सिचुएशन की वजह से जो दुनिया भर में अभी चल रहे हैं उनके वजह से। तो हम लोग यही जानेंगे कि कैसे जो है फर्टिलाइजर का शॉर्टेज हो सकता है हमारे भारत में भी, ये भी समझेंगे हम लोग। रशिया ने डायरेक्ट बोल दिया है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे हम, कितने साल के लिए, कितने दिन के लिए, तो 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए उसने क्या किया, रशिया ने अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। भाई उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एक तरह से फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है हमारे किसानों द्वारा खेत में। और उसको, उससे पैदावार बढ़ाने के लिए इसको डाला जाता है ताकि जो अमोनियम, ये क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का पूर्ति है वो हो सके हमारे इस फर्टिलाइजर से, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर से। और हमारे किसानों को बेनिफिट मिल सके, यानी पैदावार बढ़ सके। 1 महीने के लिए जो है ये काम किया गया, ये फैसला लिया गया है कि हाउ द ईरान वॉर could trigger a global food crisis. The crisis of fertilizer shortage threaten global food security amid Iran wars. यानी इस वॉर की वजह से क्या फूड क्राइसिस हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो किन किन कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए फर्टिलाइजर का शॉर्टेज अगर हो जाता है किसी कंट्री में, तो क्या होगा, वहां पे उत्पादन होना बंद हो जाएगा। जो खेती हो रहे थे, जो फार्मिंग हो रहे थे, वो उसमें कमी आ जाएगी, धीरे हो जाएगा वो चीज। या फिर बोल सकते हैं कि वैसे देश जो गरीब हैं, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि गरीब कंट्रीज में शामिल है हमारे, तो वहां पे फूड क्राइसिस बढ़ सकते हैं, चांसेस वहां पे आ सकता है। क्योंकि वहां पे अगर फर्टिलाइजर इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, फूड क्राइसिस बढ़ सकता है, भूखमरी बढ़ सकती है और लोगों का जान भी जा सकता है। तो इसके लिए ही ये न्यूज जो है इंपॉर्टेंट बन जा रहा है ग्लोबली, इंपॉर्टेंट बन जा रहा है ग्लोबली, डिस्कशन हो रहा है कि फूड क्राइसिस भी हो सकते हैं, यानी भूखमरी आ सकती है। आगे बात करेंगे हम लोग कि दुनिया पहले से ही क्या है, खाद यानी फर्टिलाइजर की कमी और बढ़ती कीमतों से जूझ रही है। ऐसे में रूस ने अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई को 1 महीने के लिए क्या कर दिया है, रोक दिया है, फैसला लिया है, जिससे यह संकट और गहरा हो सकता है। यानी जो रशिया ने अभी कदम उठाया है कि 1 महीने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने
फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट करने से रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं। मतलब कहीं पे भी किसी को फर्टिलाइजर नहीं बेच सकते हैं। इनफैक्ट हमारे कंट्री के लिए भी ऐसा न्यूज़ हो सकता है, बिकॉज़ अभी रशिया क्लियर नहीं किया है, इसलिए जो है हमारे लिए भी हो सकता है वो न्यूज़। तो ये फैसला जो है ऐसे समय पर आया है जब हॉर्मोज़ जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण पहले से ही वैश्विक सप्लाई प्रभावित है। ऐसे में सवाल उठता है कि उसका असर दुनिया और भारत पर कितना गंभीर हो सकता है। देखिए, पहले से ही हमारा भारत या फिर दुनिया भर में जो इस वॉर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इस वॉर की वजह से जो हमारा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद हो चुका है, वहां से सप्लाई बंद हो चुका है। क्या दुनिया भर में इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? तो जी हाँ, हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोल सकते हो या फिर अदर जो भी रास्ते हैं जिससे सप्लाई होते हैं हमारे फर्टिलाइजर, हमारे और भी क्रूड ऑयल्स, उन सभी सप्लाईज में क्या हो गया है, रुकावट पैदा हो गया है। ये तो पहले से ही था। अब एक और फैसला क्या आ गया भाई कि रसिया जो है वो अपना फर्टिलाइजर जो है एक्सपोर्ट करना बंद करेगा 1 महीने के लिए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका असर दुनिया और भारत पर कितना गंभीर हो सकता है? भारत पे भी इसका असर होगा या फिर नहीं होगा? या फिर दुनिया भर में ही सिर्फ इसका असर होगा? ऐसा सवाल उठता है सभी के मन में, थोड़ा परेशान है आदमी, ना? तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग समझेंगे पहले कि फर्टिलाइज़र क्यों ज़रूरी है? फर्टिलाइज़र होता क्या है? अब देखिए फर्टिलाइज़र तो अगर अच्छे से समझना है तो किसी आप किसान से पूछ सकते हो। उस किसान को नॉलेज होता है उतना, प्रॉपर नॉलेज होता है कि कौन सा फर्टिलाइजर से क्या होगा, कौन सा फर्टिलाइजर से पैदावार बढ़ेगा। तो इसीलिए किसान को ये चीज पता होगा। और हम लोग समझेंगे कि उर्वरक क्या है, यानी फर्टिलाइजर क्या है। तो उर्वरक वह पदार्थ है जो मिट्टी में मिलकर फसलों को क्या करता है, जरूरी पोषक तत्व देता है। ये तो सबको पता है कि बिना फर्टिलाइजर के आज के टाइम पे खेती पॉसिबल नहीं है। पहले के टाइम पे क्या था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता था, जिससे हम लोग खुद से ही फार्मिंग कर लेते, फर्टिलाइजर का यूज नहीं था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, उर्वरक जरूरी है मिट्टी में पैदावार बढ़ाने के लिए। पौधों को बढ़ने के लिए 3 मुख्य तत्व चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ये 3 पोषक तत्व ही क्या करते हैं, पौधों को स्ट्रॉन्ग पोषक तत्व मतलब उसको देते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं उस पौधा का, या फिर स्टेम को मजबूत करते हैं, जड़ को मजबूत करते हैं, पोषक तत्व देते हैं उसको। तो इन सब चीजों को करने के लिए यही 3 एलिमेंट जो है जरूरत होता है, किसके लिए, प्लांट के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ये तत्व मिट्टी में कम हो जाते हैं तो फसल कमजोर हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है, फसल बर्बाद भी हो सकता है, या फिर फसल का कोई मतलब ही नहीं होता है खाने का। जो फर्टिलाइजर होता है इन्हीं तत्वों को बढ़ाने का काम करता है, जो बिना उर्वरक के आधुनिक खेती असंभव है। यानी अभी के टाइम पे बिना फर्टिलाइजर की खेती क्या है, पॉसिबल नहीं है। भारत जैसे मुख्य व्यवसाय है, उर्वरक किसानों की जान है। ये भी आप लोग को पता होगा कि बिना फर्टिलाइजर के कोई किसान खेती नहीं कर पाएगा आज के टाइम पे। इसीलिए फर्टिलाइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी किसान के लिए, किसी भी देश के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन जो खाद है हमारा, या फिर फास्फोरस खाद है, या फिर पोटाशियम खाद है, इससे प्रॉफिट क्या क्या होता है पौधा का, ये हम लोग समझेंगे थोड़ा। पौधों को हरी वृद्धि के लिए आवश्यक पत्तियां हरी और स्वस्थ बनाता है। यानी जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या करता है, पौधा में जो हरा मतलब ये ग्रीन पिगमेंट होता है, हरापन होता है, पत्ती हरी होती है, उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है। और नाइट्रोजन ये क्या था, अमोनियम नाइट्रेट। रशिया ने अमोनियम नाइट्रेट को ही बैन कर दिया। इसका मतलब क्या कि नाइट्रोजन का सप्लाई ही रुक गया। अब हमारे देश में जितना हो रहा है अब उसी से काम चलाना होगा। जो एक्सपोर्ट होता था मतलब इंपोर्ट होता था, बाहर देश से आता था हमारे भारत में, जो कि पूर्ति को कंप्लीट करता था। मतलब हमारे देश में कुछ कमी था फर्टिलाइजर का, उसको पूर्ति करने के लिए बाहर से मंगाया जाता था। इसमें अब थोड़ा सा रुकावट आ गया, 1 महीने के लिए बंद हो गया। मुख्य खाद यानी यूरिया जो है वो 46%, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो 34%, अमोनियम सल्फेट जो है वो 21%। यानी हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये चीज है क्या। जैसे हमारे बॉडी में अगर मान लेते हैं कि आयरन का कमी है, तो डायरेक्ट हम आयरन का कैप्सूल नहीं खाएंगे। आयरन वाला सोर्स, जो फूड वाला सोर्स है, उसको खाएंगे। जैसे पालक खाएंगे, बनाना खाएंगे, उससे आयरन मिलेगा हम लोग को। तो डायरेक्टली आयरन हम लोग को नहीं लेना है, उसका सोर्स देखना है। ठीक उसी तरह हम लोग नाइट्रोजन का जरूरत जब पड़ता है पौधे को, तो उस नाइट्रोजन को लेने के लिए यूरिया का यूज करते हैं, जो कि यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होता है 34%, और अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होता है 21%। इन्हीं नाइट्रोजन को लेने के लिए हम लोग पौधा के अंदर ये सब चीजें डालते हैं, यूरिया डालते हैं, अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं, अमोनियम सल्फेट डालते हैं, ताकि पौधा के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। क्लियर।
यानी यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रोजन हम लोग नहीं डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट डाल रहे हैं या फिर अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं। तो रशिया ने इसी को बैन किया है, अमोनियम नाइट्रेट को, कि 1 महीने तक क्या है इसका जो है बैन हो गया, अब ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। फास्फोरस का बात कर लेंगे तो जड़ों को मजबूत बनाता है ये, बीज और फल देने में मदद करता है। इसका मुख्य जो सोर्स है वो इन सब चीजों से मिलता है। डीएपी जो कि किसान जानते होंगे, इससे 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस मिलता है, 46%। एसएसपी का बात करेंगे तो 16% फास्फोरस इसमें मिलता है, सस्ता खाद है ये। एमएपी का बात करेंगे तो 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस मिलता है। इन सब सोर्स का हम लोग यूज करते हैं ताकि फास्फोरस मिल सके, है ना। डायरेक्ट फास्फोरस नहीं ले सकते, डीएपी लेंगे, एमएपी लेंगे, एसएसपी लेंगे, ये सब लेंगे, ठीक है। अगर पोटेशियम का कमी है पौधा के अंदर, तो पोटेशियम को कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम को कमी को पूरा करने के लिए हम लोग एमओपी लेंगे, एसओपी लेंगे। यानी ये जो है पोटेशियम 60% देता है एमओपी, और ये जो है पोटेशियम, इसमें परसेंटेज नहीं दिया है लेकिन ये भी जो है सल्फेट ऑफ पोटाश, महंगी उच्च गुणवत्ता वाली, यानी एसओपी जो है वो थोड़ा महंगी होती है, इसमें हमारा पोटेशियम का मात्रा ज्यादा मिल जाता है। तो ये है हमारा एक तरह से समरी हम समझा रहे हैं, ताकि यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो सके कि फर्टिलाइजर कितना जरूरी है, फर्टिलाइजर आपके पौधों के लिए कितना जरूरी है ना। ये समझ रहे हैं बात को आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं, और आगे क्या न्यूज आया है भाई। स्टेट ऑफ हार्मोज जो है, स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो क्या हो गया है, बंद हो गया, जिसकी वजह से क्राइसिस बढ़ेगा भाई। वर्ल्ड में फर्टिलाइजर सप्लाई जो है वो चैन टूट गया, मतलब एक तरह से कमजोर पड़ गया। वाइटल एनर्जी एंड ऑयल वाटर वे क्लोजर एस्टिमेट टू रिड्यूस ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन बाई 33%। यानी देखा जाएगा क्या कि पूरे विश्व भर में जो फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट होता था, मतलब दूसरे कंट्री को सप्लाई करता था, 33% था, 33% का जो सप्लाई है वो रुक गया, बाधित हो गया है ना, एक तरह से स्लो हो गया है। क्यों भाई, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मो जो है वो बंद हो गया है। स्टेट ऑफ हार्मो जो है संकट विश्व उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डाल रहा है। कैसे भाई, तो ये महत्वपूर्ण ऊर्जा और तेल मार्ग बंद होने से वैश्विक उर्वरक आपूर्ति में लगभग 33% कमी आने का अनुमान है। यानी 33% का कमी हो सकता है अगर ये स्टेट ऑफ हार्मोस अगर काफी लंबे समय तक बंद रहा तो। अगर ये चालू हो गया तो क्या होगा, जो फर्टिलाइजर का पूर्ति है वो होता रहेगा, ठीक है, क्लियरली होता रहेगा। शिपमेंट रुकने में खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, साथ ही प्राकृतिक गैस की कीमतों में दुगनी वृद्धि और उर्वरक कारखानों के बंद होने की स्थिति भी बन रही है। यानी देखा जाएगा कि एलपीजी या फिर एनपीजी, ये सब जो पीएनजी और एलपीजी, ये सब जो गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस, वो भी सप्लाई करता है दूसरा कंट्री। और स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वहीं पे एक सटा हुआ एक कंट्री कतर, कतर पे भाई अटैक कर दिया कौन, ईरान। ईरान अटैक किया तो उसकी वजह से उसका जो गैस का जो ये है हमारा सप्लाई होता है, जहाँ पे गैस बनाया जाता है, वहीं पे अटैक कर दिया, वहीं पे बम गिर गया, तो उससे वो तहस नहस हो गया। इसके वजह से स्टेट ऑफ हार्मोज भी बंद हो गया है, गैस सप्लाई भी बंद हो गया है। इसकी वजह से एलपीजी, है ना, पीएनजी, ये सब थोड़ा महंगा हो रहा है। इन सब का सप्लाई कम हो गया है, किसके वजह से, स्टेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से और कतर के ऊपर अटैक होने की वजह से। तो देखा जाएगा तो वॉर की वजह से जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है दुनिया भर में, हमारे भारत में भी और आस पड़ोस के कंट्रीज में भी, ठीक है। और यहाँ पे वही पूरा है उर्वरक, जो हमारा फर्टिलाइजर कारखाना है वो भी बंद होने की स्थिति में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा ये हमारा स्टेट ऑफ हार्मोस है, आप लोग को पता है स्टेट ऑफ हार्मोस। तो ये यहीं पे हमारा कतर है, ओमान है, कतर इधर हो गया, ओमान इधर हो गया, है ना, यूएई हो गया। ये सब कंट्री जो है क्या करता है, तो नेचुरल गैस का पैदावार करता है। नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा पैदावार जो है अकेले कतर करता है, 20% नेचुरल गैस का। जिसकी वजह से अगर आप ये स्टेट ऑफ हार्मोस अगर बाधित होता है तो यहाँ से जो एलपीजी पीएनजी गैस जो जाता था, क्रूड ऑयल, वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये कुछ और दिया हुआ है, 49 किलोमीटर Strait of Hormuz is the world's smallest critical oil choke point linking the Gulf of Oman. It is the only route to the open ocean for the Gulf-based exporter and handle 1/5 of the global oil and LNG. यानी एक बटे पांच हिस्सा, यानी 1/5 हिस्सा, यानी 5 हिस्सा में एक हिस्सा जो है वो अकेले कौन सप्लाई करता था, ओमान। यानी इस रूट की वजह से, कौन से रूट की वजह से, गल्फ ऑफ ओमान, कहा गया ओमान, ये रहा गल्फ ऑफ ओमान। इस रूट से बहुत सारा तेल, ये क्या बोलते हैं, एलएनजी, पीएनजी, ये सब सप्लाई किए जाते थे, वो बाधित हो गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो एलएनजी पीएनजी सप्लाई होता था जिस कंट्री में, उस कंट्री में अब जो है रेट का बढ़ोतरी होगा, एलएनजी पीएनजी का, जो एलपीजी हम लोग बोलते हैं, उसका रेट के अगर बढ़ोतरी होगा तो इसका मतलब क्या कि कोई भी देश संकट में आ सकता है।
फूड क्राइसिस हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारे विश्व भर में ये इसका चर्चा चल रहा है। अभी कुछ कंट्रीज ने फैसला लिए हैं, कुछ ने नहीं लिए हैं। अभी तो 19 मार्च को आया है चाइना का बयान, आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा। चाइना का बयान आया है, और 24 मार्च को किसका बयान आया था? रशिया का बयान आया था। सारी देश दुनिया का कितना उर्वरक उत्पादन करते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। शिपिंग सर्विस कंपनी के अनुसार दुनिया का 20% उर्वरक खाड़ी क्षेत्र से आता है, जबकि वैश्विक यूरिया सप्लाई का 46% खाड़ी से है। यानी देखा जाएगा क्या कि खाड़ी देश, यानी खाड़ी देश वही जो क्या बोलते हैं स्टेट फार्मर्स जो था उधर वाले एरिया से बात कर रहा है कि 20% जो सप्लाई था उधर से आता था। पूरे दुनिया भर में यूरिया का सप्लाई जो है 46% होता था। मतलब अलग अलग कंट्री जो थे वो क्या करते थे, मंगवाते थे क्या, फर्टिलाइजर्स। तो 46% फर्टिलाइजर सिर्फ सप्लाई किया जाता था पूरे दुनिया भर में, उसमें बाधित हो गया। फिर फर्टिलाइजर कंपनी जो था अकेले यूरिया के 14% सप्लाई करती थी, तो अकेले जो है वो 14% सप्लाई करता था यूरिया का। जो है अकेले 14% करता था, अकेले कितना परसेंट, 14% सप्लाई करता था यूरिया का दुनिया भर में, ठीक है। डेटा एनालिटिक कंपनी केपलेट जो है इसके अनुसार जो है अगर हॉर्मोज स्टेट का बंद रहना जारी रहता है तो वैश्विक उर्वरक व्यापार का 1/3 हिस्सा बाधित हो सकता है। यानी 3 में से 1 हिस्सा बाधित हो जाएगा अगर यही चीज जारी रहा तो। यानी स्टेट ऑफ हार्मोज अगर बंद रहता है कंटिन्यू तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा पूरे देश भर में फर्टिलाइजर का, ठीक है। फर्टिलाइजर नहीं मिल पाएगा। हाल के दिनों में केवल कुछ भारतीय, पाकिस्तानी और चीनी जहाजों को ही सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिली है। यानी सभी जहाजों को नहीं जाने दिया जा रहा है। किसके वजह से? तो इस वॉर की वजह से। तो स्टेट ऑफ हार्मोज को खुलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है पूरी दुनिया भर में। क्योंकि यहाँ पे अब खाना पे अटैक कर दिया गया है। फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर से ही आप खेती कर पाओगे, खेती से ही अनाज उगेगा। अनाज जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गया हमारे लाइफ के लिए, यानी जीने के लिए। वही अगर नहीं सप्लाई होगा तो उसमें क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, फूड क्राइसिस हो जाएगा, भूखमरी आ जाएगा। तो इसके लिए स्टेट ऑफ फार्मर्स को खुलना बहुत जरूरी है, वॉर को रुकना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे कुछ डाटा और दिया हुआ है। एनालिस्ट से क्या है, बेडस्टीन के अनुसार नाइट्रोजन उर्वरक की कीमतें दोगुनी हो सकती है और फॉस्फेट की कीमतें करीब 50% बढ़ सकती है। सोचिए कि अगर फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट अगर रुक जाता है तो क्या होगा, ये सभी चीजों का कीमतों में बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 50% तक बढ़ सकता है। यानी अगर कोई फर्टिलाइजर 100 रुपए केजी मिलता था तो वो अब 150 रुपए केजी हो जाएगा। 150 रुपए केजी हो जाएगा, अचानक से 50% बढ़ जाएगा। इसीलिए इसका इस वॉर को रुकना जरूरी है, इस स्टेट ऑफ हॉर्मोज का खुलना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे अगर दोस्तों, तो देखेंगे कि यूरिया या फिर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या फिर सल्फर या फिर फॉस्फेट फर्टिलाइजर, इन सबों का एक्सपोर्ट जो है कितना होता है, कहाँ से कितना एक्सपोर्ट किया जाता है, ये समझेंगे हम लोग। स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस थ्रेटन वर्ल्ड फर्टिलाइजर सप्लाई चेन। यानी द इफेक्टिव क्लोजर ऑफ द स्टेट ऑफ द हॉर्मोज सेंट शॉकवेव्स थ्रू ग्लोबल एनर्जी एंड फर्टिलाइजर market amid rising cost threatening production schedule of farmer and the world food supply security। यानी अगर स्टेट ऑफ हार्मोज अगर बंद रहता है तो ये फूड क्राइसिस यानी फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट करेगा डायरेक्टली, और भुखमरी का चांसेस बढ़ सकता है। अगर हम लोग जानेंगे कि फर्टिलाइजर का सप्लाई जो है वो कौन देश कितना करता है या फिर कहाँ से कितना होता है, कितना परसेंट होता है, ये यहाँ से इस डाटा से हम लोग जान सकते हैं। विद द क्लोजर ऑफ द स्टेट हार्मोज ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन फेल बाई 53%। यानी अगर स्टेट ऑफ हार्मोज अगर बंद रहता है तो 33% तक फर्टिलाइजर जो एक्सपोर्ट होता था दूसरे देशों को, वो गिर जाएगा। फॉस्फेट फर्टिलाइजर सप्लाई फेल बाई 20%। और यहाँ पे तो दिखाया कि फर्टिलाइजर का, यहाँ पे फॉस्फेट का दिखाया कि 20% तक फॉस्फेट सप्लाई जो है वो गिर सकता है। शेयर ऑफ द रीजन इन द ग्लोबल सप्लाई परसेंट, यूरिया जो है वो 46% गिर सकता है। अगर बात करेंगे कि कितना परसेंट सप्लाई कौन से फर्टिलाइजर देता है, अपना योगदान कितना देता है पूरे विश्व भर में, तो 46% अकेले यूरिया को सप्लाई किया जाता है पूरे विश्व भर में। 38% नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का सप्लाई किया जाता है पूरे दुनिया भर में, और सल्फर का 45% सप्लाई किया जाता है पूरे दुनिया भर में, और साथ में सल्फेट फर्टिलाइजर का भी सप्लाई किया जाता था। 38% यहाँ पे सप्लाई किया जाता है पूरे दुनिया भर में। तो सोचिए कि कितना ज्यादा परसेंट है, ये छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है, बहुत बड़ा परसेंटेज है। इसी में भारत का भी परसेंटेज शामिल है। यूरिया भारत मंगाता है, सल्फर भी भारत मंगाता है, नाइट्रोजन भी, फॉस्फोट भी, यानी ये सब चीजों को इम्पोर्ट करता है भारत भी, ठीक है। भारत भी इन सब चीजों को मंगाता है। तो क्या कितना परसेंट का नुकसान होगा भारत को, ये भी हम लोग को देखने लायक चीज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की एग्रीकल्चरल इनपुट इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर 110 मिलियन टन, फॉस्फोरस 45 मिलियन टन, पोटाशियम 45 मिलियन टन। तो ये कुछ सप्लाई है जो कि इसको बाधित करेगा हमारा स्टेट ऑफ हार्मोज, ये वॉर, ये और भी कोई कोई डिसीजन जो कि रशिया और चाइना के द्वारा लिया गया है।
आगे बढ़ेंगे तो दुनिया भर में स्थिति जो है वो कैसा है, चीन और रूस कुछ निर्यात रोक रहे हैं, यानी चाइना और रशिया कुछ फैसले लिए हैं बिकॉज ऑफ वॉर। देखिए, वॉर जो हो रहा था ना, तो रशिया जो है ये फैसला इसलिए लिया, ये भी मजबूर था, ये भी मजबूर था तभी फैसला लिया है, क्योंकि रशिया के एक जहाँ पे फर्टिलाइजर बनाए जाते थे वहीं पे ड्रोन अटैक हो गया है, इसके द्वारा, यूक्रेन के द्वारा, जिसकी वजह से वो थोड़ा तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से वो फाइनल डिसीजन क्या लिया है कि हम जो है फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट जो है वो रोक देंगे, नहीं होने देंगे। ठीक है, चीन और रूस कुछ निर्यात रोक रहे हैं, अमेरिका ने वेनेजुला से फर्टिलाइजर पर प्रतिबंध हटा दिए हैं, ब्राजील, मोरक्को और गल्फ देशों में से ज्यादा खरीद रहा है। अगर युद्ध लंबा चला तो फसल उत्पादन घट सकता है, खाने की कीमतें बढ़ेंगी और गरीब देश जैसे ये सब देशें होंगे, खासकर अफ्रीका और दक्षिण एशिया का देश में भूखमरी का खतरा बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? कि यहाँ पे बात बता रहा है क्या कि अगर ऐसा ही कंडीशन बना रहा तो ये फूड क्राइसिस का रूप ले लेगा, भूखमरी का रूप ले लेगा। दक्षिण एशियाई देश और साथ में अफ्रीकी देश, ये सब जो है भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, चाइना रेस्ट्रिक्ट फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट फर्दर, क्रिम्पिंग वॉर ट्राइटेंट सप्लाई, यानी चाइना भी क्या किया है, इस सप्लाई में बाधित कर दिया है, अपना फर्टिलाइजर को, सप्लाई को रोक दिया है। रशिया हॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट एक्सपोर्ट, शेकिंग ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट। और रशिया ने भी ये फैसला लिया है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है उसका जो है एक्सपोर्ट जो है वो भी इसमें बैन कर दिया है कि दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, किसका, अमोनियम नाइट्रेट का। तो नाइट्रोजन का हमने यूज बताया आपको कि नाइट्रोजन का क्या यूज है हमारे खेत के अंदर। ग्लोबल यूरिया प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रेड, देखेंगे हम लोग ये चीज कि पूरे दुनिया भर में कितना प्रोडक्शन होता है यूरिया का, कितना कंजप्शन होता है यूरिया का, और कितना जो है ट्रेड किया जाता है यूरिया का। तो आइए समझते हैं टॉप यूरिया प्रोडक्शन। चाइना जो है सबसे टॉप पे है प्रोडक्शन में भी, और चाइना जो है सबसे टॉप पे है कंजप्शन में भी, यानी दोनों चीज में चाइना ही टॉप पे है। सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन में इंडिया आगे है, तो ये तो बहुत अच्छा बात है, सब लोग बोले ये तो बहुत अच्छा बात है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन 32 से 34 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रहा है, दुनिया भर का 18%। और लार्जेस्ट कंज्यूमर में भी इंडिया आगे है, यानी इंडिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा यूज भी कर लेते हैं फर्टिलाइजर, जितना उत्पादन होता है उससे कई ज्यादा यूज भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझिए बात को कि अगर मान लेते हैं कि 18% यूज हो रहा है, 18% बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और 18% से ज्यादा, यानी मान लेते हैं 24% यूज हो रहा है, क्या 18 में से कितना, 6% जो बच गया वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं, इम्पोर्ट मंगवाना पड़ेगा ना दूसरे देशों से। इसलिए भारत के ऊपर खतरा हो गया है, बस, और कोई बात नहीं है। भारत खुद पैदावार करता अगर 24%, तो कहीं से मंगाना नहीं पड़ता, लेकिन पैदावार कितना हो रहा है, 18%, जिसकी वजह से आपको मंगाना पड़ेगा, क्योंकि कंजप्शन आपका ज्यादा है, आपका पैदावार ज्यादा हो रहा है, किसका, खेती में ज्यादा यूज हो रहा है फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से आपको मंगवाना पड़ता है। इसके लिए इंडिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अलग अलग देशों का नाम दिया हुआ है, प्रोडक्शन में भी और कंज्यूमर में भी। एक्सपोर्ट का अगर बात करेंगे, एक्सपोर्ट का, तो रशिया सबसे टॉप पे है, 15 से 20% तक जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट करता था रशिया अकेले। रशिया ने ये फैसला ले लिया कि भाई 1 महीने तक हम नहीं करेंगे एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे बात ये है कि एक्सपोर्ट अगर नहीं करेगा तो जिस देश को वो सप्लाई करता था उस देश में क्या बाधित होगा, फार्मिंग बाधित होगा, एग्रीकल्चर बाधित होगा, क्रॉप प्रोडक्शन बाधित होगा, लोग खेती करना थोड़ा रोक देंगे, कुछ चीज प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पे है एक्सपोर्टर में। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सब जो देश हैं वो किधर है, ये सब देश जो है वो किधर है, हमारे गल्फ ऑफ ओमान, या फिर बोल सकते हैं स्टेट ऑफ हार्मोज, उस साइड में है, तो उधर भी तो बाधित है रास्ता, उधर से भी तो नहीं आ सकता है। इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि एक्सपोर्टर जो है, वो अधिकतर एक्सपोर्टर जो है जिसमें वॉर में शामिल है वो, या फिर अदर प्रॉब्लम फंसे हुए हैं, उसकी वजह से वो सप्लाई करना बंद कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें मेजर यूरिया कंज्यूमर, ये समझ गए हम लोग। लार्जेस्ट यूरिया एक्सपोर्टर का बात करेंगे तो इंडिया है हमारा, फिर ब्राजील है। इंडिया इंपोर्टर जो है सबसे ज्यादा मंगाता है, 8 से 10 मिलियन टन पर ईयर, 8 से 10 मीट्रिक टन पर ईयर वो इंपोर्ट करता है हमारा भारत, यूरिया। सोचिए, यूरिया डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री पे भी, अपना तो उगा ही रहा है, वो अलग बात है, लेकिन दूसरे कंट्री पे भी डिपेंडेंट है यूरिया मंगाने के लिए। इसलिए यूरिया के ऊपर, ये भारत के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा इस फैसले की वजह से, चाइना का फैसला या फिर रशिया का फैसला, जो भी फैसला लिए हैं उसके वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एशिया के अंदर चाइना और इंडिया जो है अकाउंट फॉर 50 to 60% ऑफ द ग्लोबल यूरिया कंजप्शन, यानी पूरे दुनिया भर में 50 से 60% अकेले चाइना और इंडिया ही यूज कर लेता है यूरिया का, 50 से 60% हिस्सा, 55 से 60, 55 से 60। ठीक है।
रशिया ब्राजील लार्जेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर्स हॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट एक्सपोर्ट फॉर द 1 मंथ, यानी 1 महीने के लिए रशिया रोक दिया है। रशियन फर्टिलाइजर प्लांट हिट बाय द ड्रोन टू स्टे शट अंटिल मई, यानी यही चीज हमने बताया कि जो यूक्रेन था वो ड्रोन से अटैक कर दिया किसके ऊपर, रशिया के प्लांट के ऊपर, फर्टिलाइजर प्लांट के ऊपर, जिसकी वजह से ये सप्लाई चेन को तोड़ दिया और ये बोला कि हम अब जो है सप्लाई नहीं करेंगे 1 महीने तक, यानी मई तक। Russian authorities said a major nitrogen fertilizer plant will remain idle until May after a Ukrainian drone। यही चीज हम बतलाया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जानेंगे ये चीज कि आखिरकार भारत जो है इस चीज से निकलने के लिए क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे भारत के अंदर पहले से ही स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले से ही स्टॉक में रखा हुआ है, स्टॉक में हमारा फर्टिलाइजर है। अपने कुछ महीनों के लिए पूर्ति करने के लिए, यानी कंजप्शन के लिए हम लोग रखे हुए हैं, अपना फर्टिलाइजर, जिसके लिए फर्टिलाइजर स्टॉक है। इसलिए जो है कि हमारे सरकार की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि हमारे देश में अभी कोई दिक्कत वैसा नहीं है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे व्यापारी होंगे जो कालाबाजारी करेंगे तो वो करना बंद कर दें, नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके साथ और आपको सजा भी हो सकता है, आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है सरकार के द्वारा। इसलिए इसको पैनिक में ना लें और गलत न्यूज ना फैलाएं चारों तरफ, क्योंकि हमारे भारत के पास अभी है, उतना स्टॉक में है पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं रशिया अभी बैन किया हुआ है, कुछ दिन बाद खोल देगा तो फिर एक्सपोर्ट होने लगेगा, इंपोर्ट होने लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए, आगे का जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आगे इस वॉर की वजह से क्या क्या होने वाला है, उसका भी जानकारी आप लोग को हम दे सके। तो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।